एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के। प्रीवियस सेशन में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 206 और 207 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हमने कर लिया था सॉल्व। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 208 और 209 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। तो जल्दी से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और नए इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले तो पेज नंबर 208 पे जो सवाल दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड वाई। तो इनमें से आपके पास टोटल हम बोलते हैं कि 3 कंडीशंस दी गई हैं और इन तीनों ही कंडीशंस में हमको बताना है कि फार्मर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलने वाला है, बेनिफिट किस में मिलने वाला है और क्यों, रीज़न भी बताना है। तो पहली कंडीशन ये है कि फार्मर्स यूज़ हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स। ये पहली कंडीशन हो गई कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स जो है ना अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। कंडीशन बी क्या है, फार्मर्स यूज़ ऑर्डिनरी सीड्स, ये सीड्स होगा, ठीक है, ये होगा क्या, सीड्स। अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज़ फर्टिलाइजर्स, यानी कि सीड जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नहीं है, लेकिन हाँ इरिगेशन अडॉप्ट कर लिया है और फर्टिलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। और कंडीशन सी क्या है, फार्मर यूज़ क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। यानी कि यहाँ पे फार्मर ने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स भी लिए हैं, इरिगेशन भी अडॉप्ट किया है, फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर रहा है और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी मेजर्स होते हैं वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन तीनों कंडीशन में से सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे फार्मर को सबसे ज़्यादा मुनाफा या बेनिफिट या प्रॉफिट मिलने वाला है? तो मेरे हिसाब से तो जो थर्ड कंडीशन है जहाँ पे फार्मर ने अपनी सारी बुद्धि लगा दी है, यानी कि अच्छी क्वालिटी सीड्स, बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी तो किया है ना, बुद्धि लगाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो पैसा खर्च करके अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए हैं, इरिगेशन को भी अडॉप्ट किया है, ठीक है, और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो जब सीड अच्छे होंगे, उनको प्रॉपर पानी मिलेगा, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फर्टिलाइज़र से, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जो क्रॉप्स उगेंगी उन सीड से वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा डिफरेंट टाइप के एडवर्स कंडीशन से, वेदर से, इंसेक्ट से, पेस्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप जो है ना बहुत ही हेल्दी होगी और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के इस तीसरी कंडीशन में हम बोलते हैं कि फार्मर को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। पहली 2 कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि कहीं सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं हम बोल रहे हैं कि सीड की क्वालिटी एवरेज लेवल की है, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इरिगेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी हम बात करते हैं गुड क्वालिटी या हाई क्वालिटी सीड्स की, तो ये हाई क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये जो हमारे पास सवाल था इसमें बताया गया है कि एक है हाई क्वालिटी सीड्स और एक जगह लिया गया है ऑर्डिनरी क्वालिटी सीड्स। तो ये हाई क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि सीड्स में कुछ स्पेशल हम बोलते हैं कि क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो कि उन सीड्स को क्या बनाते हैं, बहुत ही बेटर बना लेते हैं, गुड बना देते हैं। जैसे कि अब कोई भी हमको खेती करनी है, सपोज़ हमको टमाटर की खेती करनी है, हमको बहुत सारे टमाटर के पौधे उगाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कोई एक बीज तो लेके आएंगे नहीं टमाटर का, हम बहुत सारे सीड्स लेकर के आएंगे टमाटर के। अब मेक श्योर हमें ये करना है कि वो जो हमारे पास टमाटर के बीज आए हैं वो कैसे हों, अच्छी क्वालिटी के हों, यानी कि जब
वो सीड जो है ग्रो करना शुरू करेंगे, उनसे सीडलिंग बनेगा और प्लांट ग्रो करेगा, तो प्लांट की ग्रोथ और उसकी मैच्योरिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि 4 बीजे जो हमने लगाए थे टमाटर के वो जल्दी ग्रो हो रहे हैं और बाकी के 8 बीज जो हमने लगाए थे वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, या 2 जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और बाकी के बहुत ही देर से मैच्योर हो रहे हैं। तो सीड्स की जो ग्रोथ है, उनकी जो मैच्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर इसके बाद में डिफरेंट जो ड्रास्टिक वेदर कंडीशंस होती हैं उनको वो विथस्टैंड कर सकें, ऐसा होना चाहिए। जो भी हम सॉइल वगैरह में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो वो उन फर्टिलाइजर्स को क्या करें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, यानी कि सॉइल में हमने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, अब सीड से जो सीडलिंग निकलेगी वो क्या करे, सीडलिंग उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करे, सॉइल से अब्जॉर्ब कर सके प्रॉपरली। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड की हमने फर्टिलाइजर डाला है तो उस फर्टिलाइजर का हमें पौधे में रिजल्ट भी दिखाई दे कि हाँ भाई न्यूट्रिएंट्स डाले थे तो अब पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप होना चाहिए सीड्स में, तभी तो जो भी सॉइल से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स या पानी वगैरह जो भी जाना है वो अब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर रूट्स ही नहीं होंगी तो फिर अब्जॉर्प्शन कैसे होगा न्यूट्रिएंट्स का और पानी का, है ना। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि वेरियस डिसीजेस से, पेस्ट से और इंसेक्ट्स वगैरह से कैसी रहे वो सीड, कैसे रहे, रेजिस्टेंट रहे, है ना। हम बोलते हैं कि अगर सीड ही कैसे होंगे, जैसे कि हमारा नहीं होता ह्यूमन बींग्स के साथ कि इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, तो हम बार बार बीमार पड़ते जाते हैं। और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, कितना भी मौसम बदले कोई सर्दी जुकाम नहीं होता है। सिमिलरली सीड्स के साथ भी ऐसा है कि सीड्स अगर उनके पास ऐसी क्वालिटीज़ होंगी कि वो नेचुरली क्या कर सके, आ रहे पैथोजन को, डिसीज़ को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, इम्यून रह सके, खुद को बचा सके, तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बार बार जो है ना दवाइयाँ डालनी पड़ेगी इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए। अब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये पेस्ट के लिए तो उनको तो मार डालते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए भी ये अच्छे थोड़ी होते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये जहर ही तो है, पॉइजन ही तो है। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, फंगीसाइड्स हैं, बैक्टीरियासाइड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पॉइजन होते हैं। तो ये बैक्टीरिया वगैरह को तो मार देते हैं, पेस्ट वगैरह को तो मार देते हैं, पैथोजन को, लेकिन प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स कौन से होंगे, जो कि एडवर्स वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड कर जाए। सीडलिंग्स हम बोलते हैं कि उनकी जो ग्रोथ हो, सबसे पहले तो ग्रोथ भी कैसी होगी, विग्रस होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, प्लस उनकी ग्रोथ, उनकी मैच्योरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम रेट पे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर इसके बाद में रूट सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप होना चाहिए, इंसेक्ट डिसीजेस वगैरह से क्या रहे वो रेजिस्टेंट रहे। ऐसी अगर क्वालिटीज़ होंगी किसी सीड में, तब जाकर के कि वो क्या कहलाएगा, एक हाई क्वालिटी सीड कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हम फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं। आंसर क्या है, फार्मर्स यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स, अडॉप्टिंग इरिगेशन, यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड यूजिंग क्रॉप प्रोडक्शन मेजर्स विल डिराइव मोस्ट बेनिफिट्स. The use of good quality seeds increases the total crop production. If a farmer is using good quality seeds, then a majority of the seeds will germinate properly and will grow into healthy plant. अगर सीड की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे, प्लांट में सीडलिंग फॉर्म करेंगे, और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि प्लांट भी हेल्दी होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। प्रॉपर इरिगेशन भी ज़रूरी है, पानी के बिना क्या प्लांट्स रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। Fertilizers ensure healthy growth and development in plants by providing the essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Crop protection measures include various methods to control weeds, ये weeds होगा, control weeds, pests and infectious agents. If all those necessary measures are taken by a farmer, then the overall production of crop will increase. हम क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी ले रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल, न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है ग्रोइंग क्रॉप्स की, उसको फुलफिल करने के लिए हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं। तो जब सब कुछ बढ़िया है, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि पेस्ट वगैरह से भी उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जब सब कुछ बढ़िया है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही ना, क्रॉप प्रोडक्शन तो इम्प्रूव हो ही जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि उसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे फार्मर को। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 209 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है क्या, वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स।
अब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों यूज़ करने चाहिए? भाई अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करने की, तो अभी तक तो हमने प्रीवियस सेशन में न्यूट्रिएंट्स डिमांड को फुलफिल किया था। अब इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना किससे है? तो जैसे कि हमने पहले भी अपने चैप्टर में पढ़ा है कि क्रॉप्स के बेसिकली 3 मेजर एनिमीज होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं वीड्स, एक होते हैं पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीड्स की। तो वीड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और ये वहाँ ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि गेहूं के खेत हैं, अब गेहूं के खेत में हम बोलते हैं कि रोज़ का प्लांट उग गया, ठीक है ना, गुलाब का पौधा उग गया। अब देखा जाए तो गुलाब का पौधा बुरा नहीं होता है ना, वो सुंदर सुंदर गुलाब देगा हमें। लेकिन गेहूं के खेत में गुलाब के पौधे का क्या काम? हेल्दी कंपटीशन एक अच्छी चीज़ होती है। अगर बहुत सारे हमने गेहूं के पौधे लगाए हैं तो वो गेहूं के पौधे क्या करेंगे? आपस में compete करेंगे, है ना, उनके बीच में कंपटीशन होगा और वो हेल्दी कंपटीशन होगा। वो आपस में compete करेंगे जगह के लिए, उनकी रूट्स फैलेंगी, है ना, उन रूट से वो क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करेंगे, पानी को लेंगे, एयर को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, सनलाइट को लेंगे। तो जो भी कंपटीशन चल रहा है वो गेहूं के पौधों के बीच में चल रहा है, जगह को लेकर के, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, सनलाइट को लेकर के, है ना, पानी को लेकर के। वो हुआ एक हेल्दी कंपटीशन। लेकिन अगर उस कंपटीशन में रोज भी पार्टिसिपेट करे तो, यानी कि अब गेहूं के पौधों को, गेहूं की जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, उनको बेसिकली उनके साथ अब रोज के पौधे भी आ गए हैं। अब गुलाब के पौधे भी जो है ना, उनको भी जगह चाहिए है सॉइल में, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए है। तो ये सभी चीज़ें हम गुलाब के पौधों को क्यों दें? क्योंकि हमें तो गुलाब की खेती करनी नहीं है, हमें तो गेहूं की खेती करनी है। तो भले ही पौधा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस अनवांटेड एरिया में, अनवांटेड फील्ड में उसको क्या बना देता है? एक वीड ही बना देता है। तो गाजर घास आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं कि उग जाती है। एक होता है ज़ैंथियम, जिसको हम बोलते हैं गोखरू हिंदी में, ठीक है, वो भी क्या होता है? वीड ही होता है। तो पहला एनिमी क्या हो गया? वीड हो गया। और कितना भी अच्छा क्यों ना हो वीड, लेकिन अगर वो अनवांटेड क्रॉप्स की फसलों के बीच में आ रहा है तो वो वीड ही कहलाएगा, कितना भी अच्छा वो पौधा क्यों ना हो, चाहे वो फ्रूट्स ही क्यों ना दे रहा हो, चाहे वो सुंदर फ्लावर्स ही क्यों ना दे रहा हो। वो compete करेगा बाकी क्रॉप प्लांट्स के साथ, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और ऐसा कंपटीशन, बेवजह का कंपटीशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इंसेक्ट पेस्ट की, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये प्लांट्स में कई तरीके से जो है ना अटैक करते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव्स। कई बार आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं पौधों में तो लीव्स जो है ना कट जाती हैं, कटे हुए लीव्स मिलती हैं, स्टेम को काट लेते हैं और रूट्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। दे सक द सेल सेट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में सेल होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर सेल सेप होता है। तो इंसेक्ट क्या करेंगे? इंसेक्ट पेस्ट उसी सेल सेप को जाकर के पी लेंगे, तो जो सेल है उसको वीक बना देते हैं। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। स्टेम और फ्रूट्स के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं क्रॉप की और रिड्यूस कर देते हैं ईल्ड को, ठीक है। तो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? जो कि गड्ढा बना करके, बोर बना करके फ्रूट्स और स्टेम में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बोरर्स कहते हैं। ये हम बोलते हैं कि कटिंग, जो इंसेक्ट और पेस्ट जो कि रूट स्टेम लीफ को हम बोलते हैं कि कट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कटिंग इंसेक्ट्स कहते हैं। याद है अभी लॉकडाउन में हमने सुना था कि टिड्डियों का अटैक हुआ है, ठीक है ना, लोकस्ट अटैक हुआ है। वो टिड्डियाँ क्या करती हैं? वो टिड्डियाँ हम बोलते हैं कि स्टेम वगैरह, लीव्स वगैरह खा जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सेल सेप को पीने वाले हम बोलते हैं कि बग्स होते हैं, एफिड्स वगैरह होते हैं। तो इंसेक्ट वीड क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं एयर, लाइट, इन सब के लिए। और इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं? इस तरीके से हम बोलते हैं कि सेल सेप को खा लेंगे, फ्रूट और स्टेम के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, स्टेम, लीव्स या रूट्स को खा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि
फिर आते हैं कौन से, पैथोजेंस। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, और इनमें हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, वायरस आता है। तो कई बार हम बोलते हैं कि कुछ इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं पैथोजेंस कि कुछ डिजीज़ कैसी होती है, एपिडेमिक होती है, और हम बोलते हैं कि लार्ज एरिया में फैल जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, डिसीज़ आउटब्रेक कहते हैं, कि अचानक से बहुत सारे एरिया में एक ही डिसीज़ का प्रेजेंस, और उस डिसीज़ के कारण हम बोलते हैं कि काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंडिया में हर साल हम बोलते हैं कि करीब 15 से 20% तक क्रॉप प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ वीड से। जो गाजर घास वगैरह होती है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसी से इतना नुकसान पहुंच जाता है। तो भाई जब इतना नुकसान हो रहा है तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना इन सबको हटाने का। तो वीड्स को हटाने के लिए हम बोलते हैं कि हर्बिसाइड्स होते हैं, जैसे कि पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को हटाने के लिए सिमिलरली हम बोलते हैं कि हर्बिसाइड्स होते हैं हर्ब्स को यानी कि वीड्स को हटाने के लिए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक बहुत ही थका देने वाला काम भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उनको पुल करना, यानी कि पकड़ पकड़ के गाजर घास वगैरह जो होती है उसको क्या करना, पुल करना, हाथों से खींचना। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, और इतना बड़ा खेत है, कहाँ कहाँ जा कर के जो है ना गाजर घास वगैरह को, वीड वगैरह को जो है ना उखाड़ेंगे। तो ये मेथड इतना, ये पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं होता इतना यूज़ इसका, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक होता है समर प्लाउइंग। क्या होता है, समर प्लाउइंग, और ये हम बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। कहाँ गया समर प्लाउइंग? इसमें होता क्या है बेसिकली, ये रहा, जब काफ़ी गर्मियों का मौसम आता है, ठीक है, गर्मियों का हम बोलते हैं कि मौसम आता है, उस टाइम पे जो सॉइल का जो क्रस्ट होता है उसको तोड़ा जाता है, और जो डीपर लेयर्स होती है ना सॉइल की, उसको जो है ना ऊपर लेके आया जाता है। क्योंकि जितने भी वीड्स वगैरह हैं, जितने भी पेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब सॉइल की डीप लेयर्स में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सरफेस पे ही हमको कीड़े मकोड़े जो है ना, बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, या हम बोलते हैं कि वीड्स की रूट्स देखने को मिलेंगी। तो जब कस के अच्छी तरीके से गर्मी का मौसम आता है, तेज़ धूप जब होती है, उस समय सॉइल के क्रस्ट को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और नीचे से हम बोलते हैं कि सॉइल की डीपर लेयर्स को ऊपर लेके आया जाता है, जिसको हम प्लॉइंग कहते हैं, ओवर टर्निंग ऑफ सॉइल कहते हैं। अब क्या होता है, ये जब डीपर लेयर्स ऊपर आती है ना, तो उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो वो जो गर्मियों के मौसम में तेज़ धूप पड़ती है ना, वही नेचुरल सनलाइट हम बोलते हैं कि जो डीपर लेयर्स है सॉइल की, जो जब वो ऊपर आ जाती हैं तो उनको वो डिसइंफेक्ट करती हैं। तो ये एक बहुत ही नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि अच्छा क्या करो, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करो। सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉप सीड्स को सो करने के पहले जो भी गंदगी होती है ना, कोई हम बोलते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, कोई वीड वगैरह प्रेजेंट है, कोई अनवांटेड सीड वगैरह प्रेजेंट है जो कि आगे जाकर के वीड में ग्रो हो जाए, ठीक है, इंसेक्ट के अंडे वगैरह प्रेजेंट हैं, उन सबको वहाँ से हटाया जाता है। प्लस हम बोलते हैं कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं अगर सॉइल में, उनको हटाया जाता है। और हम बोलते हैं कि जो बहुत ही कॉम्पैक्ट सॉइल होती है उसको भी ब्रेक किया जाता है, ताकि जो नन्ही नन्ही सीडलिंग्स है ना, वो सॉइल में पेनिट्रेट कर पाएँ। अब अगर सॉइल बहुत ही कॉम्पैक्ट होगी तो उसमें सीडलिंग कैसे ग्रो कर पाएगी, कैसे पेनिट्रेट कर पाएगी, कैसे घुस पाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर सीड बेड का प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग वगैरह भी होती है। टाइमली क्रॉप्स को जो है ना सो किया जाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन वगैरह हम बोलते हैं यूज़ किया जाता है किसमें, एज अ वीड कंट्रोल, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम वीड्स को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट वगैरह को के लिए हम बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियासाइड यूज़ कर सकते हैं, फंगस के लिए फंगीसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कुछ केमिकल और कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए हैं जिनको करना ज़रूरी होता है, वरना क्या होगा भाई, वरना हम बोलते हैं कि जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल यही था कि ये जो पैथोजेंस होते हैं ये कैसे भाई ट्रांसमिट होते हैं, सॉइल, वाटर और एयर से होते हैं। Weeds, insects and diseases can be controlled by various methods. One of the most commonly used method is the use of pesticides, which include herbicides, insecticides and fungicides. These chemicals are sprayed on crop plants or used for treating seeds and soil. Excessive use of these chemicals creates problems since they can
बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखा जाए तो केमिकल्स तो हर तरीके के होते हैं, जैसे हमारे पास फर्टिलाइजर्स है वैसे ही हमारे पास क्या है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, लेकिन इन सब का रेगुलरली या कॉमनली यूज़ करना जो है ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होते हैं, पॉइजन ही होते हैं। तो पॉइजन से तो हम बोलते हैं कि फसल भी तो बर्बाद होगी ना। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स क्यों यूज़ करना चाहिए क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स शुड प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स बिकॉज एक्सेस यूज ऑफ केमिकल leads to environmental problem. Biological methods cause harm neither to crop nor to the environment. ठीक है, केमिकल मेथड्स हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन पोल्यूशन होगा, है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। वही केमिकल्स जो हैं बारिश के पानी के साथ बह करके वाटर बॉडीज़ में जाएंगे और वाटर बॉडीज़ के पानी को कंटेमिनेट करेंगे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि नेचुरली सॉइल में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे हम बोलते हैं कि एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनकी लाइफ को डैमेज पहुंचता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, पॉइजन ही होते हैं। लेकिन हाँ, जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने सीड बेड प्रिपरेशन हमने देखा, और इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं, और ये एनवायरनमेंट को और ना ही हमारे क्रॉप को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Also diseases in plants that are caused by pathogens. To get rid of pathogens, some preventive measures and biological control methods are used as they are simple, economic and minimize pollution without affecting the soil quality. तो biological measures वगैरह जो होते हैं बेसिकली वो सिंपल भी होते हैं, अफोर्डेबल भी हो सकते हैं। हर हर फाइनेंशियल स्टेटस का जो फार्मर है वो अफोर्ड कर सकता है। पॉल्यूशन भी वो मिनिमाइज करते हैं, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सॉइल की क्वालिटी को भी ऑल्टर नहीं करते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। अब किसी तरीके से आपने अपनी फसल को तो बचा लिया, ठीक है, अब फसल से हम बोलते हैं कि जो ग्रेन्स वगैरह आते हैं फिर उनको स्टोर भी किया जाता है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि सुरक्षित हम फसलों को तो रख पाते हैं, उनसे हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन भी करवा लेते हैं, लेकिन जब अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो उनकी स्टोरेज के दौरान हम बोलते हैं कि बहुत सारे डिसीजेज़ वगैरह कॉज हो जाते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह कॉज हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि ग्रेन को स्टोरेज के टाइम पे भी लॉस होता है। तो कैसे हो पाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लॉस कॉज करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स हम बोलते हैं कि इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हम बोलते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। जैसे कि अगर हम कमर्शियल लेवल पे ना भी देखें तो हमारे घरों में जिनके घर में हम बोलते हैं कि साल भर का गेहूं आता है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी ना बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। सबसे पहले तो गेहूं को बीनना पड़ता है अच्छी तरीके से, कि अगर खेत से ही जो है ना कीड़े हैं उस गेहूं में, तो सबसे पहले तो कीड़े वगैरह को जो है ना साफ़ करना पड़ता है, जो भी कंकड़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको हटाना पड़ता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव किया जाता है। फिर इसके बाद में कई लोग गेहूं को सीधे धो भी देते हैं, धोने के बाद उनको सुखाया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना रह जाए, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर हुआ वहाँ पे समझ लो बैक्टीरिया और फंगस सबसे पहले आ जाएंगे ग्रो करने के लिए। फिर इसके बाद में जिस भी टैंक वगैरह में, टंकी वगैरह में जहाँ पे भी हम गेहूं को स्टोर करते हैं उसका फ्यूमिगेशन कराया जाता है। फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है, कई लोग हम बोलते हैं कि लौंग का धुआं कर देते हैं, ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि लोग कोयला डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह, जो भी पेस्ट वगैरह उस स्टोरेज टैंक में प्रेजेंट हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। कई बार हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया के स्पोर्स रह जाते हैं। थोड़ा बहुत भी हम बोलते हैं कि किसी भी तरह का कंटेमिनेशन हुआ अगर टैंक में, तो जैसे ही उसमें हम डालेंगे गेहूं साल भर में जो है ना काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे घर की लेवल की बात हुई है ना, लेकिन जब हम ग्रेन्स वगैरह को कमर्शियल लेवल पे स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे भी हमको बहुत सारे प्रिवेंटिव मेथड्स का, मेजर्स का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, इतना जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट में हम बोलते हैं कि मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम बोलते हैं कि बहुत लॉस हो सकता है।
आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन में हमने देखा है कि किस तरीके से क्रॉप्स को बायोलॉजिकल मेजर्स के हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आज के सेशन की सभी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए इंटेक्स क्वेश्चंस। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।